हम अपने इस अभ्यास में 6वें प्रश्न को शुरू करते हैं। यहां लिखा गया है, ये टेबल पर जो कवर है, टेबल कवर का व्यास, ये लिख रहा है टेबल कवर का व्यास, ये लिख रहा है 1.5 मीटर। टेबल कवर का व्यास लिख रहा है 1.5 मीटर। और इसके किनारे किनारे किनारी कहते हैं किनारी लगाना है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि लेस लगाना है, बराबर। तो अब यहाँ पर कितना खर्च होगा? किनारी का खर्च या कि लेस का खर्च जो है, किनारी का खर्च लिख रहा है ₹15 प्रति मीटर, ₹15 प्रति मीटर। और एक यहां पर और दे रहा है कि जो हमारा पाई होता है उसके लिए 3.14 प्रयोग करेंगे, 3.14 प्रयोग करेंगे। ये हमारा व्यास है, कॉमा हम यहाँ लगाते हैं। अगर इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है तो आधी कर देंगे, 1.5 की आधी। यहाँ आर से भी हमारा निकलेगा और ये व्यास है, इससे भी निकलेगा। तो हमें दोनों ध्यान रखना चाहिए। ये जो हमारी किनारी लगेगी ये होगी कवर की परिधि, कवर की परिधि। और हम यहाँ पर परिधि की गणना करने के लिए सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। व्यास से भी सूत्र है और त्रिज्या से भी। अगर व्यास का सूत्र प्रयोग करेंगे तो पाई डी, यानी कि पाई गुणे व्यास। और कामा अगर हम यहाँ त्रिज्या का प्रयोग करते हैं तो 2 पाई आर, आर यानी त्रिज्या, तो हम इसका प्रयोग करके यहाँ लगा सकते हैं। उसने लिखा है पाई के लिए 3.14 का प्रयोग करो और फिर गुणे 1.5 और ये मीटर। हम यहाँ गुणा कर लेंगे, 15 से गुणा करो, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 के 1 हासिल आए 2, 15 या 45 में 2 जोड़ोगे 47.21 3 अंक पर, 0.3 अंक पर जोड़ोगे तो आ जाएगा 4.71 मीटर, 4.71 मीटर। और फिर किनारी का हम कुल खर्च निकालेंगे। कुल किनारी का खर्च जो उसका रेट है या जो दर लिखी गई है उसके आधार पर हम निकालेंगे। तो ₹15 गुणे 4.71 गुणा कर लो, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 6 हासिल 10, 15 चौको 60, 10 70.2 अंक पर। इस प्रकार हमने क्या पाया कि जो कुल खर्च है किनारी का वो ₹70.65 होगा। इस प्रकार हम यहाँ गणना करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी गणना क्या होगी, हमारी किनारी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा या हमारी गणनाएं कहाँ होंगी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अगले क्रम में बेटा अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा एक प्रश्न और है। ये हमारा 7वां प्रश्न करा, ये एक आकृति दी गई है, व्यास के साथ अर्धवृत्त है। तो पहले इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, क्या इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, हमें इसको भी ध्यान देना है। परिमाप का तात्पर्य, माना कि हमारा एक बिंदु यहाँ है, अब हम इसी को समझना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ समझते हैं। अब हम यहाँ इसको इतना इरेज कर देते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा। परिमाप क्या है? बाहरी आकृति पर बाहरी माप पर चलना। माना कि ये हमारा
अर्धवृत्त है, इसकी माप 10 सेंटीमीटर है। हम एक व्यक्ति इस बिंदु ए पर खड़ा है और घूम करके फिर यहाँ आना चाहता है, तो उसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे? जैसे हमारा 7वां प्रश्न है कि अगर ये पूरा होता तो हमारा वृत्त होता, तो हम यहाँ वृत्त का परिमाप निकाल देते, लेकिन हमें समझने के लिए अपनी मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि वृत्त का परिमाप जो हम लोग लिखते हैं, वृत्त का परिमाप, अब जैसे यहाँ पर व्यास है पाई इंटू डी, इस पर लिखते हैं। अगर ये अर्धवृत्त है, अगर अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने मत से। अगर वो ये से चलता है, अगर वृत्त होता तो पूरा घूम के यहाँ आ जाता, पूरे वृत्त पर घूमकर यहाँ आ जाता, लेकिन वो यहाँ नहीं आया, वो यहाँ से केवल आधी दूरी तय किया। तो इसका एक सूत्र प्रयोग होता है पाई डी बटा 2। लेकिन ध्यान देना बेटा, अब जैसे वो आधे में तो यहीं तक पहुंचेगा, ये मान लो कि बिंदु बी है, उसे बी से ए तक भी आना है। बी से ए तक आने के लिए हम लिखेंगे प्लस डी। इस प्रकार हम अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं और उसकी गणना करते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त के परिमाप के साथ उसे अपने इस व्यास पर भी चलना पड़ेगा। अगर इस व्यास पर नहीं चलेगा तो वह जो है अपने मूल बिंदु पर नहीं पहुंचेगा, मूल बिंदु पर नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ करना, इसका परिमाप निकालिए। अब हम यहाँ पाई का प्रयोग क्या करेंगे? पाई के लिए हम 3.14 का ही प्रयोग कर लेते हैं। पाई बराबर 3.14, क्योंकि यहाँ सरल नहीं होगा। तो पाई 3.14 गुणे डी 10/2 और धन ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 हो जाएगा, यहाँ सरल कर दोगे, गुणा कर लो। 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15 दशमलव यहाँ लगा दिया, और ये 10 सेंटीमीटर, और जोड़ देंगे तो 15 में 10 25.70 मीटर। इस अर्धवृत्त के साथ हमें ध्यान देना है कि वो अर्धवृत्त में यहीं तक पहुंचेगा। तो पूरी माप यहाँ तक है, इतना 10 सेंटीमीटर जो उसका व्यास है, एक कंडीशनल है, सामयिक स्थिति है, जहां पर उसे ए से बी तक जाना है तो अर्धवृत्त बनेगा, और बी से ए तक आएगा तो उसका व्यास बनेगा। इस प्रकार उसे 25.70 मीटर या सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। यह उसका परिमाप हो गया। अगर केवल अर्धवृत्त पर ही चलने के लिए कहता विपरीत दिशा में तो उतना ही जाता, अगर वो यहीं खड़ा हो जाता तो अर्धवृत्त के लिए हम इतना निकाल देते, क्योंकि वापस आएगा अपने परिमाप पर आएगा। परिमाप पूरा करने पर उसे फिर ये 10 सेंटीमीटर का जो डी है ये सरल करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न हैं। तो हम अपने प्रश्नों को जब भी हो ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए अब हम अगली गणनाएं पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तुम लोगों को पता है कि परिमाप क्या है और क्षेत्रफल क्या है? ये अब हमारा ये 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न लिख रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पालिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।
अभी तक जो हमने सवाल पढ़े हैं वे सब लगभग ज्यादा से ज्यादा परिधि के थे। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। परिधि क्या है? ये जो बाहरी माप होती है, हमें बाहरी माप पर लेस लगाने के रूप में या अन्य किसी रूप में जो गणना करनी पड़ती है वह परिधि कहलाती है। लेकिन जब हम उसी लेस गणना को परिवर्तित कर देते हैं और जैसे यहां पर लिखा गया है कि यह वृत्त जो हमारे पास यहाँ प्रश्न में दिया गया है, वृत्त का व्यास लिखा गया है या वृत्त क्या मेज है? ये टेबल 8वें प्रश्न में लिखा गया है टेबल यानी मेज का व्यास। हमारे घरों में तो आयताकार मेज होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोगों ने गोल मेज यानी कि वृत्ताकार मेजें भी देखी हैं। यहाँ लिख रहा है 1.6 मीटर। और दूसरी सूचना दे रहा है पॉलिश कराने का खर्च। पॉलिश की दर का तात्पर्य है किस हिसाब से खर्च होगा। रुपये 15 प्रति मीटर का वर्ग। ये हम इतनी सूचनाएं लिख लेते हैं। ये पॉलिश हमारा कहाँ होता है? पॉलिश हमारी इस वर्गाकार जो हमारी मेज है उसकी इस सतह पर होगा जो ऊपर है, और यह सतह जो भी होती है इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। किनारे किनारे जो ये यहाँ पर अगर कुछ कार्य होता है, यहाँ पर लैसिंग करते हैं या पट्टी लगाते हैं या अन्य कोई क्रियाएं करते हैं, ये परिधि होती है। ये पेंट हमारा यहाँ होगा, कलर हमारा यहाँ होगा, और जब यहाँ कलर होगा तो ये हमारे लिए क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल। वृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल। और हमें अपने इन तथ्यों को बराबर ध्यान देना है। वृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल, मेज का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर का वर्ग। पाई आर का वर्ग। अब यहां पर हमें क्या करेंगे? ये हमारा व्यास यानी डी है। आर के लिए हम इसको आधा कर देंगे। आर जो हमारा होगा ये होगा 1.6 का बटा 2। 1.6 का बटा 2। अब यहां हम लिखते हैं पाई के लिए हम 3.14 का प्रयोग करेंगे गुणे 1.6 का बटा 2 का वर्ग, ये, और फिर हम इसे 3.14 गुणे, अगर यहाँ सरल करोगे तो 0.8 गुणे 0.8 है, क्योंकि यहाँ 0.2 16। हम यहाँ भी सरल कर सकते हैं, वहां भी सरल कर सकते हैं। अब हम गुणा कर लेंगे 3.14 गुणे 8 64 0.2 अंक पर यहां लगा देंगे। और अब हम 3.14 को 64 से गुणा कर लेंगे ऐसे। और इस गुणा करने का प्रयास हम अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। जब तक हम लिखते हैं तुम लोग इसे गुणा करने का प्रयास करो और फिर बताओ किसका गुणन कितना होता है। उत्तर तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन चेक करो कि ये तुम्हारा गुणा ठीक क्रम में हुआ कि नहीं। 2.01
मीटर का वर्ग, अब इसको हम लगभग लिख सकते हैं 2.01 मीटर का स्क्वायर लगभग। इस एक हिंदी होती है, जब हमारी गणना पूर्ण नहीं होती है तो हम उसे लगभग लिख देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल आ गया तो पालिश का कुल खर्च हम यहां लिख सकते हैं। पालिश का कुल खर्च पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बेटा हम अपने इस मेज का क्षेत्रफल निकालें। इसकी दर है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर गुणे 2.01 गुणा कर दो। और इस प्रकार हमारे लिए प्रश्न आएगा 30.15। और अगर हम इस निकटतम मान को छोड़ के 2 ही अंक पर लिखते हैं तो इस हमारा ये मान जो है 30 रुपए से भी आ सकता है, लेकिन ये गणना और अधिकतम की गई है जिसको हम निकटतम कहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ 30 रुपए 15 पैसे या 30.15 के लगभग आएगा। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वैसे अगर यहां गुणा करोगे इसका जो उत्तर आएगा 2.0096 और जब 0.0096 आएगा और जब इसको निकटतम करेंगे तो हम 2.01 लिख सकते हैं इसके आधार पर। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को ध्यान देते हुए उन्हें समझते हुए सरल करने के क्रम में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा 8वां प्रश्न हल हुआ और अब इसके क्रम में हम अब यहाँ जो हमारा 9वां प्रश्न है, साझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्ताकार के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? तो बेटा दोनों स्थितियों में हमें इनकी भुजाएं और वर्ग निकालना है। तो हम अपने 9वें प्रश्न के लिए ध्यान देते हैं और सरल करने के क्रम में हम अपनी गणना करते हैं। तो जो हमारा 9वां प्रश्न है वहां एक तार है और उसी तार से ही रचनाएं की गई है। 9वां यहां लिखा गया तार की लंबाई, तार की लंबाई। ये जो तार की लंबाई है हमें यही ध्यान देना है। ये जो तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, इसी से हमारा वर्ग भी बनेगा और इसी से हमारा वृत्त भी बनेगा। तो जब वृत्त बनाया जाएगा, वृत्त बनाने पर परिधि, यही हमारी परिधि हो जाएगी। ये हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी तार को ही लपेट के हम
वृत्त बनाएंगे। एक हम अब यहाँ परिधि से 44 है तो हम इसी की सहायता से त्रिज्या, हमारी परिधि का सूत्र है 2πr, 2πr, ये हमारी परिधि का सूत्र है और इसकी गणना पर ये 44 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालना है ये 44/2 होगा। पाई का हम अंकीय मान लिख देंगे 44/2 और ये पाई को हम यहाँ लिखेंगे 22/7। तो ये प्रत्युत्पन्न होकर के ये 7/22 बनेगा और फिर हम यहाँ सरल कर देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूना 4, 2 दूना 4 और फिर 22 एकम 22। अब हमें यहां से मिल जाएगा केवल 7। तो हमारे इस वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ गणना से त्रिज्या r यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चलो हम इस गणना को यहाँ रहने देते हैं और इस पर हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है वो है पाई r का स्क्वायर। ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। पाई का मान 22/7 गुणे 7 का वर्ग। अब यहां देखो 22/7 और ये जो वर्ग है इसका अर्थ हुआ 7 गुणे 7, 2 बार गुणा करके लिखेंगे तो एक साथ यहां से कट जाएगा और यहाँ गुणा कर दो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी दूसरी गणना में इसी को आयत बनाया गया है, इसी को आयत बनाया गया है। तो अब हम यहां से आयत में वर्ग बनाया गया है। तो तार से बने वर्ग की परिधि, तार से बने वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, क्योंकि दोनों से एक ही बना है, ये भी होगा 44 सेंटीमीटर। तार से बने हुए परिमाप ये होगा 44 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ जो हमें भुजा की गणना करनी है, भुजा बराबर होगा परिमाप बटा 4 अर्थात 44/4। सूत्र होता है परिमाप का 4 गुणे भुजा, तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये हमारे वर्ग की भुजा आ जाएगी 4 एकम 4 एकम 4, 11 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल भी की गणना कर लेते हैं और फिर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। भुजा की घात 2 लिखेंगे 11 की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 11 गुणे 11 लिखते हैं और गुणा करके बता सकते हैं कितना होगा। 11 का गुणे 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें ये दोनों की भुजाएं मिल गई। यहाँ भुजाएं हमें यहां से मिल गई, ये त्रिज्या मिल गई और यहाँ भुजा मिल गई और यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल मिल गया। इसी प्रश्न में तुमसे ये भी पूछ रहा है कि ये बताओ किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका 154 है, इसका 121 है, तो लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। ये हमारे लिए
हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उनकी त्रिज्या भी लिख देंगे, उनका क्षेत्रफल भी लिख देंगे और उनका परिमाप भी लिख देंगे और फिर हमारी ये गणना यहीं पर पूर्ण हो जाएगी।